तो फिर आज जो है कि बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा 2026 के लिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का एक स्पेशल जो है कि सेट लेके आए हुए हैं, जो कुल आप सभी का 25 प्रश्न रहने वाला है और आपके एग्जाम में भी 25 प्रश्न ही पूछा जाएगा। फिजिक्स से ध्यान रखिएगा, और केमिस्ट्री से 25 रहेगा, मैथमेटिक्स से 25 रहेगा, और आपका जीके और उसके बाद करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन रहने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान को कंप्लीट करने वाले हैं। जितने प्रश्न लिए गए हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार लिया गया है, जैसा आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा बिल्कुल उसी हिसाब का लिया गया है। ठीक है, तो ईमानदारी पूर्वक पूरा सेट को लगाइएगा और लास्ट में आपसे स्कोर बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। और आपका 28 तारीख को पेपर है, बिल्कुल आप सभी को पता है, तो बेहतर तरीके से आप एक बार इस टेस्ट को लगा लीजिएगा, काफी आपको हेल्प करेगा। और इससे पहले फुल टेस्ट हम करवा दिए पूरा 100 क्वेश्चन का, जिसमें आपका पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद जो है कि जीके और करंट अफेयर का सेक्शन हुआ है कंप्लीट। नहीं देखे देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक आपसे स्कोर बताइएगा आप सभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज की सेट का पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए आंसर कीजिएगा। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, वेग 400 मीटर प्रति सेकेंड है, तो तरंगदैर्घ्य आप सभी से पूछा गया है। क्या पूछा गया आप सभी से? तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछा गया है। बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक बताइएगा आप सभी। सबसे पहले इस प्रश्न को बिल्कुल गौर करके बनाइएगा आप सभी। देखिए, बनाना पड़ेगा आपको प्रश्न, नहीं बनाइएगा तो दिक्कत है। सबसे पहले आपसे को यह बताना चाहिए कि आपका वेग बराबर क्या होता है। पता है वेग बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा, आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य होता है ना, बिल्कुल होता है। अगर वेग निकालना है तब, अगर वहीं आपको तरंगदैर्घ्य निकालना है, क्या बताएं आपको, अगर आपको तरंगदैर्घ्य निकालना है तो तरंगदैर्घ्य बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, वेग बटा हो जाएगा आपका आवृत्ति। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर वेग दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर पुट कीजिएगा तो 400 बटा यहाँ पर आपका आवृत्ति कितना दिया है? 200 दिया गया है। अगर इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। यानी कि कह सकते तरंगदैर्घ्य जो आपका निकलेगा, तरंगदैर्घ्य आपका 2 मीटर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। बस ये वाला सूत्र को याद रखिएगा आप सभी, काम आपका बन जाएगा। बात समझे? तो याद रखिएगा 2 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। देखिए, कथन वाला भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। पहला कथन पढ़िए, ए नंबर, किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। बिल्कुल यह कथन सत्य है। कारण दिया गया है कि चालक के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। अब बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा? क्या ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है? देखिए, आर ए दोनों सत्य कथन है, ध्यान रखिएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तो ये कह सकते होगा, बट यहां पर आर जो है ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सतह पर होना ही विद्युत क्षेत्र शून्य होने की कोई पूर्ण व्याख्या नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, आपसे बात समझे क्या? बिल्कुल बात समझे। तो आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ हमसे जा सकते हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं, बट आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। कि किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये बिल्कुल सही है। चालक के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक की सतह पर एकत्रित होने के कारण अगर कहें हम कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तो ये गलत हो जाएगा। बात समझे क्या? बिल्कुल इस पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 2 है कि 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? कल का जो फुल सेट था आप सभी का, जिसमें 100 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें आप सभी को बताए थे समांतर क्रम में अगर रहे तो उसका फॉर्मूला क्या बताए थे आप सभी को? 1/r होता है ना, बिल्कुल होता है। प्रतिरोध अगर पूछा जाए तो 1/r बराबर क्या होता है? 1/r प्लस 1/r, यही बताए थे ना। बिल्कुल आगे बढ़ते जाएगा, अगर आगे रहेगा तो यहाँ 2 ही दिया गया तो 2 ही होगा। तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा तो आपका सवाल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। तो आराम से बना सकते हैं सवाल को। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए 1/r हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर कितना दिया है? 1 के स्थान पे तो 1 ही रहेगा। r का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, यानी कि प्रतिरोध कितना दिया गया है? पहला 2 दिया गया है, दूसरा कितना दिया गया है? दूसरा 1/4 हो जाएगा ना। इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार में कटा, और यहाँ 4 1 4 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा पता है? अगर 4 से अगर इसको काट दीजिएगा तो यह लगभग
33 ओम के अप्रॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन में ए की तरफ जा सकते थे। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा आप सभी, जब भी समांतर क्रम में जुड़ा रहे तब ध्यान रखिएगा आप सभी, ये फॉर्मूला याद रखना है आप सभी को। देखिए आप सबको बताए थे कल वाला, अगर सेट लगाए होंगे कि हम आपको बोले थे कि 28 तारीख को आपका पेपर है ना, बिल्कुल है। तो 28 तारीख से पहले हम आपको 3 सेट फुल लेंथ वाला करवाएंगे। फुल लेंथ में ध्यान रखिएगा, पहला सेट आपका कंप्लीट हो चुका था जिसमें कि इजी टू मॉडरेट प्रश्न दिए हुए थे। अब जो एक सेट जो आएगा सेट नंबर 2, ठीक है, उसमें आपका कथन वाला प्रश्न रहेगा, बात समझी, उसमें आपका कथन वाला प्रश्न रहेगा। और एक सेट जो आएगा उसमें आपका इजी प्रश्न रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा, साथ में आपका कथन रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये लास्ट दिन आपको ये वाला पेपर मिलेगा। और कल जो रहेगा ये आपका कथन यानी कि दूसरा वाला कथन रहेगा। 3 तरह का पेपर हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अगर तीनों सेगमेंट में से किसी भी सेगमेंट से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आराम से आप बना लीजिएगा। 3 ही सेट देंगे, इसके अलावा सेट आपको नहीं मिलेगा। और जो बच्चे इसको लगा के जाइएगा तो समझ लीजिए कि रिजल्ट में प्रॉपर अपना स्थान बना के आइएगा, क्योंकि 3 टर्म में आपको हम पेपर देंगे फुल लेंथ का। अगर बना लेते हैं तो समझ लीजिए आपका बल्ले बल्ले हैं। बात समझे क्या, जैसा क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाएगा बिल्कुल आराम से आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उसकी शक्ति क्या होगी। अच्छा, यहां पर लेंस से प्रश्न पूछा गया है, आंसर कर सकते हैं आप सभी क्या। तो यहां पर फोकस दूरी कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है ना, बिल्कुल सेंटीमीटर दिया गया है। यहां आंसर डायोप्टर में पूछा गया है बिल्कुल। तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। अगर मीटर में चेंज करना है तो ये मीटर में कैसे चेंज होगा, इसको कितना से 100 से भाग कीजिएगा आप सभी। अगर 20 को हम 100 से भाग कर देते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे। अगर 10 है तो 10 पे अगर हम 0 लगाते हैं तो यहाँ पर आपको 0 बैठाना होगा, पॉइंट बैठा के यहाँ पर एक 0 देंगे हम, तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 दूनी 20, यानी कि 0 पॉइंट आपका लगभग जो है कि 20 के अप्रॉक्स में आएगा मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगर मीटर में बात किया जाए तो ये 0.20 मीटर के अप्रॉक्स में आएगा। लास्ट में कुछ नहीं तो 0 होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे क्या, बिल्कुल। तो ये आपका अब फोकस दूरी आ गया। अब उसका हमसे से शक्ति पूछा गया है यानी कि पावर पूछा गया है। तो पावर बराबर सूत्र क्या होता है, 1 आपका फोकस होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये सभी सूत्र को याद रखना है आप सभी को। तो यहाँ पर पावर बराबर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, बटा फोकस कितना निकला था, 0.20 सेंटीमीटर निकला था। अब यहाँ पर कीजिए, ये पॉइंट को क्या कीजिए, उड़ा दीजिए। जैसे ही पॉइंट को उड़ाइएगा तो ऊपर 2 0 चल जाएगा, तो ऊपर 100 बन गया, नीचे 20 बचा, इसको काट देंगे तो 20 पंचे 100, यानी कि 5 डायोप्टर प्लस में आएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ये फार्मूला को याद रखना है आप सभी को, बात समझे, सवाल समझे कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। प्रकाश की तरंग सिद्धांत निम्न में से कौन सी घटना की व्याख्या नहीं करता है। देखिए व्याख्या नहीं करने की बात किया गया है। कल आपका एक फुल लेंथ का सेट आएगा, उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें कि कथन वाला प्रश्न रहेगा, बात समझे क्या, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, 3 टर्म में हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं बाबू, तीनों टर्म का क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप सभी, काम आपका बन जाएगा। इससे पहले वाला जाके सेट कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, साथ में सेशन को लाइक करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। तो देखिए, प्रकाश की तरंग सिद्धांत की घटना की व्याख्या जो नहीं करता है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव ये नहीं करता है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन ये सभी घटना करता है, बात समझे। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव ये व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कथन से संबंधित प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है, ठीक है। डीसी से परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता है, बताइए कौन सा कथन सत्य है। ये आपका 6 नंबर सवाल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का भी व्याख्या कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, बात समझे। डीसी पर कार्य कौन करता है पता है, जैसे बैटरी से हम सभी जो एनर्जी निकालते हैं वो डीसी पर कार्य होता है। बाकी बात डीसी से परावर्तित चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं करता है, ये भी सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये आपका एसी करता है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर है कि कथन ए है कि अल्फा कण के भेदन क्षमता बीटा कण से कम होती है। उसके बाद आर है कि अल्फा कण का द्रव्यमान और आवेश अधिक होता है।
तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए ही होगा। ध्यान रखिएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। क्या बताएं कि जो अल्फा कण का भेदन क्षमता जो होता है ना, ये बीटा कण से कम होता है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। और अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है ये और आवेश अधिक होता है, इसी कारण से अल्फा कण का भेदन क्षमता बीटा कण से बिल्कुल कम होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन ए दिया है ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है। ये तो अभी बता ही दिए, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर है। ये रिपीट क्वेश्चन है, कहीं आपका क्वेश्चन हो सकता है बढ़ा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि किसी माध्यम में अपवर्तनांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा। तो सबसे पहले आपसे को सूत्र पता होना चाहिए। वेग हमसे इसे पूछा गया है, तो वेग बराबर सूत्र क्या होगा। तो वेग बराबर सूत्र होगा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, और बटा आपका क्या हो जाएगा उस माध्यम में अपवर्तनांक, ठीक है, उस माध्यम में अपवर्तनांक। इस चीज को याद रखिएगा आप सभी सूत्र को, ठीक है। सी से जो डिनोट कर रहे हैं वो आपका निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा एन से जो डिनोट कर रहे हैं वो आपका अपवर्तनांक को डिनोट कर रहे हैं। बाकी बात वी से आपका वेग हो जाएगा। अब आइए पुट करते हैं हमसे, वेग बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है आपका प्रकाश की चाल। तो सबसे पहले प्रकाश की चाल निर्वात में क्या है पता है आपसे को। प्रकाश की चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लिखेंगे और बाकी बात अपवर्तनांक आपका 1.5 दिया गया है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर 3 है, नीचे 1.5 है ना, तो इसको हम 2 बार में काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं कि 1.5 × 2 3 होता है ना, तो बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। ध्यान रखिएगा, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश की चाल है निर्वात में, बस समझे। अब बोलिएगा ये कहाँ से आ गया, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बस समझे। प्रकाश की चाल आपको पता होना चाहिए निर्वात में कितना होता है, तब जाके सवाल आपका बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। कथन 1 है कि पी प्रकार अर्धचालक विद्युत रूप से उदासीन होता है। कारण दिया है कि डोपिंग के बाद भी कुल धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर रहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बता सकते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए आप सभी। तो देखिए पी प्रकार अर्धचालक विद्युत रूप से उदासीन होता है, यह कथन सत्य है, ठीक है। और डोपिंग के बाद भी कुल धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन में ए की तरफ हमसे यहां जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसकी प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहां से आपसे को गतिज ऊर्जा बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में 11 का आप सभी। गतिज ऊर्जा यानी कि कैनेटिक एनर्जी के बारे में आपसे इससे पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है, यही पूछा गया ना, कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा आपका विभवांतर, यानी कि हमको विभवांतर दिया गया है और कैनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, यही निकालना है ना। तो कैनेटिक एनर्जी बराबर आप सभी का क्या हो जाएगा विभवांतर, कितना दिया गया विभवांतर आपका, यानी कि 100 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैनेटिक एनर्जी भी आपका 100 ही होगा, क्योंकि कैनेटिक एनर्जी बराबर क्या है आपका विभवांतर है ना। तो विभवांतर 100 दिया गया है, तो कैनेटिक एनर्जी भी आपका 100 ही होगा। तो ऑप्शन में ए की तरफ हम सभी जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि क्या होता है, जिसमें एक निश्चित दिशा हो, जैसे वेग, विस्थापन, ठीक है, बल, ये सभी सदिश राशि है। कार्य सदिश राशि नहीं है, ये अदिश है, कार्य करने की कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। ऊर्जा का भी कोई निश्चित दिशा नहीं है। शक्ति और उसके बाद बचा संवेग, बताइए कौन सा इसमें सदिश राशि होगा। तो देखिए संवेग याद रखिएगा, ये सदिश राशि है, शक्ति सदिश राशि नहीं है, याद रखेंगे आप सभी। संवेग क्या है, सदिश राशि है। इसके अलावा वेग भी सदिश राशि है, बल भी आपका सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा, बल जहां लगाएंगे वहीं लगेगा। तो कार्य अदिश है, ऊर्जा अदिश है, शक्ति भी अदिश राशि है, क्योंकि शक्ति का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है कि शक्ति किधर लगेगा। यहां तक चीज समझ गए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है, कथन लेजर प्रकाश अत्यधिक दिशात्मक होता है। कारण है कि लेजर प्रकाश संगत होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आप सभी। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लम है, हो सकता है आगे गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बढ़ क्या होगा, नंबरिंग में दिक्कत हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 14 पर गौर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी
कि लेजर प्रकाश अत्यधिक दिशात्मक होता है। ये बिल्कुल सही है कि जो लेजर प्रकाश होता है बिल्कुल एक दिशा में ही कह सकते हैं कि कार्य करता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करता है। लेजर प्रकाश संगत होता है, बिल्कुल सही कथन है। तो इसका ऑप्शन में एक तरफ जा सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ए की तरफ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि दर्पण के सामने वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी है और प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण होगा। तो देखिए अब 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है और प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है तो समतल दर्पण होगा। बात समझे? ऑप्शन में सी आसान प्रश्न है, इसमें कुछ सोचना भी नहीं था, आप सभी को सोचने वाला प्रश्न है ही नहीं आपका ये, क्योंकि समतल दर्पण में जो होता है, क्योंकि समतल दर्पण बराबर जो होता है वस्तु की दूरी बराबर वस्तु का प्रतिबिंब होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। कथन ए दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। आर दिया गया है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र केवल एक ही दिशा में हो सकती है। चलिए क्वेश्चन में 16 पर गौर कीजिएगा आप सभी, तो बना सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा। कथन ए था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये बिल्कुल सही है, एक दूसरे को नहीं काटती है, कथन ए सही है। आर है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र केवल एक ही दिशा में हो सकती है, ये भी कथन सही है। यानी कह सकते हैं कि कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में ए की तरफ हम यहाँ जा सकते हैं, जो भी ऑप्शन में ए टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 10 ओम 20 ओम 30 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो 120 विभव लगाने पर विद्युत की धारा होगी। देखिए यहाँ पर आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और यहाँ प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध दिया गया है आपका क्या क्या दिया गया है, तो आपका 10 20 30 होगा। तो इसको आप एक चीज सूत्र याद रखिएगा, जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात किया जाए तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से याद रखिएगा आप सभी, बात समझे बिल्कुल, यानी कि प्लस करते चल रहे हैं। तो R बराबर हो जाएगा पहले 10 होगा, उसके बाद 20 होगा प्लस 30 होगा। तो अब जोड़िए 30 20 50 10 कितना हो जाएगा 60 होगा, यानी कि R का वैल्यू यहाँ पर कितना निकला आपका 60 निकला, यानी कि प्रतिरोध जो है ये आपका 60 निकला है। तो अब विभव कितना है, तो ध्यान रखिएगा 120 दिया गया है। तो हमसे इसे क्या पूछा गया, धारा, तो धारा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, धारा बराबर होता है ओम के नियम के अनुसार धारा बराबर होता है V बटा R, यानी कि विभव बटा हो जाएगा आपका प्रतिरोध। तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा आपका V का मान कितना दिया गया है 120 दिया गया है, इसको पुट कीजिएगा 120 बटा हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्रतिरोध कितना निकला, प्रतिरोध आपका 60 निकला था, यही निकला था ना। अब इसको काट दीजिए तो 2 इसका धारा का मान निकलेगा, तो 2 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात किया जाए। ठीक है, R बराबर R1 R2 R3 प्लस कर देंगे, इसी प्रकार से आगे रहेगा तो आगे प्लस करते चलेंगे। 18 नंबर है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले बल दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे आप सभी। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथन ए है कि व्यतिकरण में कुछ स्थान पर प्रकाश की तीव्रता शून्य हो सकती है, कारण है कि उन स्थान पर 2 तरंगें समान कला में मिलती हैं। क्या इसका राइट आंसर होगा, देखिए 19 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, कथन ए सही है, व्यतिकरण में कुछ स्थान पर प्रकाश की तीव्रता शून्य हो सकती है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात कथन आर गलत है, उन स्थानों पर 2 तरंग समान कला में मिलती है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए सही है पर आर गलत है। ठीक है, आर गलत है। एक उत्तल लेंस की शक्ति +4 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। उत्तल लेंस की यहाँ पर फोकस दूरी आपसे इसे पूछा गया है। अगर फोकस निकालना है तो फोकस का सूत्र क्या होगा पता है, ए बराबर हो जाएगा 1 बटा आपका क्या है पावर, यानी कि शक्ति पावर हो जाएगा। ये सूत्र याद रखिएगा फोकस अगर निकालना हो, बात समझे क्या, बिल्कुल। तो अब आइए इसको पुट कर दीजिएगा आप सभी। अगर पावर निकालना है तो पावर बराबर होता है 1 बटा आपका एफ, यानी कि फोकस होता है, बात समझे क्या, बिल्कुल। तो यहाँ हम सभी से डायरेक्ट फोकस पूछा गया है, तो ये कम्युनिकेशन है। अगर इसको पलटा दीजिएगा फोकस को बराबर में लाइएगा तो यहाँ पावर आपका क्या हो जाएगा बट्टा में आ जाएगा।
तो देखिए पुट कर दीजिए, F बराबर हो जाएगा 1 बटा फोकस कितना है +4 डायोप्टर दिया गया है, तो यहाँ पर 4 लिख सकते हैं हम सभी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर 1 है नीचे 4 है, इसको कटाना होगा तो सबसे पहले हम पॉइंट बैठा के 0 लेंगे, उसके बाद पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पर एक 0 ला लिए, पॉइंट के बदले एक 0 आ गया। यहाँ पर कितना आया 10 को आप काटिए, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर आपका 0 आ गया, फिर कितना हो गया 20 और 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि 0.25 इसका आंसर आएगा। तो 0.25 है क्या आंसर? ये आपका मीटर में है ना, हाँ डायोप्टर है तो ये मीटर में है, 0.5 मीटर में निकला है। तो अब हमको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, तो 0.5 को अगर सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 से गुना कर दीजिए, तो देखिए क्या होता है 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 पर गौर कीजिएगा आप सभी। देखिए अगर विद्युत चुंबकीय तरंग की बात किया जाए तो ध्वनि तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। बाकी बात एक्सरे हो गया, गामा किरण हो गया, रेडियो तरंग, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। बात समझे क्या? बिल्कुल। तो याद रखिएगा ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग जो है ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखिएगा आप सभी, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगला क्वेश्चन है कथन ए है कि नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद है आर है कि संलयन के बाद कुल द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। कौन सा कथन इसमें सत्य होगा? क्वेश्चन नंबर 23 पर गौर कीजिएगा आप सभी। देखिए नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होती है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। और आर है कि संलयन के बाद कुल द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है, ये भी सत्य है। यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्याएं भी कर रहा है सही सही, ठीक है, तो ध्यान रखना आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट 1100 वाट हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा होगी, तो यहां पर आपको धारा बताना है। तो सबसे पहले यहां पर हमसे इसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, धारा, धारा मतलब आई का मान निकालना है हम सभी को। तो यहां पर आई बराबर हो जाएगा, पावर कितना है आपके पास, यानी कि वाट कितना दिया गया है, तो वाट दिया गया 1100, तो पावर बटा आपका क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। तो ये सूत्र को याद रखिएगा आप सभी, अगर धारा निकालना हो तो बस समझे। तो आई बराबर हो जाएगा, पावर कितना है मेरे पास 1100 वाट का पावर है, बटा आपका विभव कितना, यानी कि वोल्ट कितना दिया गया है, तो 220 वोल्ट का दिया गया है, यही दिया गया है ना, बिल्कुल। अगर इसको काट देंगे तो यहाँ से 0 और ये आपका कितना है 110, तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा क्या, बिल्कुल 5 बार में कट जाएगा, तो 5 एम्पियर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो यह आपका प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, याद रखिएगा आप सभी। किस पर? प्रकाश की आवृत्ति पर याद रखेंगे। याद रहेगा क्या आप सभी को? याद कर लोगे आप सभी। अगला है कथन ए है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। कारण है कि पृथ्वी के अंदर पिघली हुई धातु की गति चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 26 का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता होगा कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जितना भी चीज़ है अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी करती है ना, तो विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है। उसके बाद आर था कि पृथ्वी के अंदर पिघली हुई धातु की गति चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। जो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई धातु होता है वो आपका गति चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि ए कथन सत्य है और आर भी सत्य है, और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, तो ऑप्शन में ए ही इसका राइट आंसर होगा। बात समझे क्या आप सभी? बिल्कुल बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति एसी धारा का समय आवृत्ति होगा। तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति एसी धारा के समय आवृत्ति होगा। तो यहाँ पर समय आवृत्ति यानी कि टाइम पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा टाइम बराबर हो जाएगा 1 बटा आपका फ्रीक्वेंसी होगा। ध्यान रखिएगा सूत्र याद रखना है आप सभी को, 1 बटा आपका क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, अगर टाइम निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, अब पुट कर दीजिए। पुट क्या करना है, टी, यानी टी मतलब टाइम, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर हो जाएगा 1 बटा आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है 50 हर्ट्ज दिया गया है। अब देखिए ऊपर में 1 है, नीचे 50 से काटना है, तो काटना है तो सबसे पहले एक 0 बैठाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लेंगे, ठीक है, 10 नहीं कटाना, नहीं कटा। अब यहाँ पर एक 0 और लेंगे, तब यहाँ पर आपका 2 0 आ जाएगा। बात समझे? बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा जब भी डबल 0 लीजिएगा तो पहले दशमलव के बाद एक 0 बैठाना होगा आपको। अब 50 से इसको काट दीजिए तो आपका 2 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 0.02
बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। बात समझिए क्या? बिल्कुल। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट में कुल 25 क्वेश्चन ही कंप्लीट करवाए थे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 और शायद क्वेश्चन नंबर 19 आपका टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। बात समझे, शायद आगे में नहीं था तो आगे आपका बढ़ गया है क्वेश्चन। तो कुल 25 क्वेश्चन में आपसे कितने स्कोर किए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जय हिंद वंदे मातरम। देखिए आपका फुल सेट कल मिल जाएगा। एक ध्यान रखिएगा आप सभी, जो आपका फुल सेट है 100 क्वेश्चन का, ये 3 सेगमेंट में है। पहला आपको इजी टू मॉडरेट और कुछ हार्ड प्रश्न दिया गया था, जो सेट 1 में कंप्लीट हुआ है पूरा 100। दूसरा सेट में आपको कथन के साथ मिलेगा, कथन वाला क्वेश्चन कल मिलने वाला है, जो सेट आएगा, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा सेट में आपका नॉर्मल रहेगा, कथन रहेगा, और उसके बाद कह सकते हैं थोड़ा सा हार्ड प्रश्न आपका रहने वाला है सेट नंबर 3 में। अब आयोग जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि पहले रूबरू हो जाइएगा प्रश्न पत्र से। बात समझे, तो ये टेस्ट आप लगा के जाइएगा, एग्जाम देने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। मिलते हैं जय हिंद वंदे मातरम।